सगी बहन बनी सौतन। देखो बेटियों, तुम दोनों एक ही घर के अंदर जा रही हो। आगे जाकर अपने घर परिवार को अच्छे से समझना और सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना। अपनी माँ और अपने पिता का सर कभी नीचे मत होने देना। माँ, आप चिंता मत करो, हम आपकी परवरिश में जिए हैं। आपने सभी संस्कार अपने हमें दिए हैं। हम आगे जाकर आपकी इज्जत खराब नहीं होने देंगे। ओहो माँ, अब हमें लेक्चर ही देती रहोगी या फिर हमें विदा भी करोगी? अरे हमें आगे भी जाना है, काफी देर भी हो गई है और मुझे वहाँ जाकर थोड़ा आराम भी करना है। हे भगवान, तो कभी नहीं सुधर सकती। चल ठीक है, तुम दोनों चले जाओ और अपना अच्छे से ख्याल रखना। माधुरी अपनी दोनों बेटियों को विदा कर देती है। अगले घर जाने के बाद वो दोनों अपने ससुराल को अच्छे से संभालती हैं और धीरे धीरे सभी जिम्मेदारियों को भी अच्छे से समझती हैं। लेकिन वहीं सलोनी बहुत ज्यादा चंचल थी, तो वहीं दूसरी तरफ काव्या बहुत समझदार और संस्कारी थी, जिसके चलते सलोनी का पति रोहन अपनी भाभी काव्या से काफी क्लोज होने लगता है। अरे वाह भाभी, आप तो कमाल की हो। इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है, आपके हाथों में तो जादू है। आपने इतना स्वादिष्ट खाना बनाना सलोनी को क्यों नहीं सिखाया? देवर जी, मेरी बहन बिल्कुल परफेक्ट है। तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। वह इस घर को अच्छे से संभाल सकती है। बस वह अभी थोड़ी सी चंचल है और उसे बहुत कुछ करना है अपनी जिंदगी में। हाँ, जैसे मुझे अभी अपनी मॉडलिंग पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। एक दिन मैं अपने पूरे शहर की सबसे टॉप मॉडल बनकर जरूर दिखाऊंगी। सभी आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी अनुराधा सलोनी से कहती है, सलोनी, रसोई से मेरे लिए थोड़ी सी दाल लाकर दे दो। सलोनी कुछ कहती इससे पहले काव्या अपनी सासों से कहती है, अरे सलोनी, कोई बात नहीं, तुम आराम से खा लो, मैं जाकर माँ जी के लिए दाल लेकर जाती हूँ। काव्या जैसे ही रसोई में जाती है, रसोई में पहुंचते ही उसका पैर स्लिप हो जाता है, जिसके चलते वो बहुत जोरों से फर्श पर गिर जाती है। उसकी चीख निकल जाती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनते ही रोहन और अनुराधा तुरंत रसोई में पहुंच जाते हैं। तभी सलोनी भी अपना खाना छोड़कर अपनी बहन को देखने जाती है। अरे काव्या बहन, ये तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम अचानक से कैसे गिर गई? अचानक से मेरा पैर फिसल गया था, यहाँ पर पानी पड़ा हुआ था, मैं अचानक ही गिर गई। लगता है मेरे पैर में मोच आ गई है और मैं खड़ी नहीं हो पाऊंगी। रोहन काव्या को तुरंत ही अपनी गोदी में उठा लेता है और उसे कमरे में ले जाने लगता है। ये सब देखकर सलोनी को बहुत अजीब लगता है और वो अपना अजीब सा मुंह बना लेती है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रोहन, मुझे मेरे कमरे तक छोड़ने के लिए। भाभी जी, आप मेरी सिर्फ भाभी ही नहीं बल्कि मेरी माँ जैसी हो और एक दोस्त भी हो। ऐसे ही धीरे धीरे काव्या और रोहन एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं और वो अक्सर अपने सभी दुख परेशानी एक दूसरे को बताते रहते हैं, जिससे सलोनी बहुत जलती है और वो हमेशा अपने पति रोहन को अपनी बहन काव्या से दूर रखने की कोशिश करती है। अरे रोहन, क्या तुम मेरे साथ मंदिर चलोगे? तुम्हारे भैया तो आज जल्दी ही ऑफिस चले गए। मैंने एक मन्नत मांगी थी, उसके लिए मुझे मंदिर जाना है। हाँ, क्यों नहीं, मैं आपके साथ चला जाऊंगा। वैसे भी आज मुझे कोई काम नहीं है। तभी वहां पर सलोनी आ जाती है और रोहन से कहती है, अरे रोहन जी, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, आज आपको मेरे साथ शॉपिंग पर जाना है। सलोनी की ये बात सुनकर रोहन सलोनी से कहता है, लेकिन मैं तो भाभी के साथ मंदिर जा रहा हूँ। कहा ना, तुम मेरे साथ चलो, मुझे शॉपिंग करनी है। क्या रे रोहन, तुम परेशान क्यों होते हो? कोई बात नहीं, तुम मेरी बहन को शॉपिंग करवाने ले जाओ, उससे शॉपिंग करनी है, ये भी जरूरी है। मैं मंदिर अकेले ही चली जाऊंगी। हे भगवान, चलो कोई बात नहीं, मंदिर रास्ते में ही पड़ेगा, आप हमारे साथ आ जाओ, मैं आपको रास्ते में छोड़ दूंगा। रोहन अपनी पत्नी और काव्या को अपनी कार में बैठा लेता है और रास्ते में काव्या को मंदिर पर छोड़ देता है। ये सब देखकर सलोनी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने मन ही मन अपनी बड़ी बहन के लिए गुस्सा होने लगती है। उसे लगता है कि जैसे रोहन और काव्या के बीच कुछ चल रहा हो। वो अपने मन ही मन सोचती है, जब देखो मेरे पति से बात करती रहती है और उसी से चिपकी रहती है। मेरी बहन नहीं बल्कि मेरी सौतन बन रही है। मैं इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ना चाहती हूँ। सलोनी के मन में बहुत कुछ चलने लगता है, जिसके चलते वो किसी तरह भी अपनी सगी बहन और अपने पति को रंगे हाथ पकड़ने की सोचती है, लेकिन कई दिन तक वो ऐसा कुछ नहीं कर पाती। देखते ही देखते कुछ दिनों बाद वो अपने घर पर अपनी कुछ सहेलियों को बुलाती है। आज तुम सभी से मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे तो अच्छे से याद भी नहीं है कि आखिरी बार हम सभी सहेलियां कब मिली थी। तेरी सबसे प्यारी सहेली तो तेरी खुद की बहन ही थी।
तो तू हमें कैसे याद करती। और देख नसीब का लेखा जोखा कि हम दोनों बहनें एक ही घर में हो। इसी बात का तो रोना है। और ये सब छोड़ो, कई दिन हो गए हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। आज क्यों ना हम कहीं घूमने के लिए चले। हाँ हाँ क्यों नहीं, आज हम घूमने के लिए चलते हैं। आज का दिन भी बहुत अच्छा है। सलोनी सहेलियों के साथ घूमने के लिए चली जाती है और अपनी बहन काव्या और अपने पति रोहन को घर पर अकेला छोड़ देती है। ये सब उसके एक प्लान का हिस्सा होता है। वो जब रात को वापस घर लौटती है तो उसे उसके कमरे में उसकी बड़ी बहन काव्या और उसके पति रोहन के हंसने और खिलखिलाने की आवाज कमरे से बाहर आने लगती है। इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल सही था। आज मेरे घर पर ना होने पर मेरी सगी बहन मेरे कमरे तक घुस आई और पता नहीं मेरे पति के साथ क्या क्या रंगरलियां बना रही है। ये सब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। आज मैं इन्हें रंगे हाथ पकड़ कर ही रहूंगी। सलोनी दरवाजा खोलने ही वाली होती है कि तभी उसे अंदर से अपनी बहन की आवाज आती है। सलोनी मेरी बहन नहीं बल्कि बहन से बढ़कर है। वह मुझसे छोटी है लेकिन मेरा बहुत ख्याल रखती है। अगर मुझे अपनी किसी भी खास चीज से अपनी बहन सलोनी के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो मैं सबसे पहले अपनी बहन सलोनी को चुनूंगी। मैं उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। वह मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये सुनते ही सलोनी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने आप से कहती है, मेरी बहन इतनी अच्छी है, मेरे बारे में कितना कुछ सोचती है और एक मैं हूँ उसके बारे में इतना बुरा भला सोच रही थी। ऐसा सोचने के बाद वो दरवाजा खोलती है और अपनी बहन को गले से लगा लेती है, जिसके बाद वो अपनी बहन से कहती है, मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपके बारे में बहुत गलत सोचा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सलोनी तू क्यों रो रही है? गलतियां तो इंसान से ही होती हैं और फिर तू मेरी बहन है, तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। अपनी बहन सलोनी के आंसू पोंछती है और उसे गले से लगा लेती है। उस दिन के बाद से काव्या के मन का भ्रम और शक हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और वो अपनी बहन और अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। निर्मला बीमारी में पड़ी होती है और घर में राशन भी खत्म हो जाता है, जिसके चलते उसकी बहू कुसुम उसके पास आती है और कहती है, अरे माँ जी, घर में राशन खत्म हो गया है, अब हम लोग क्या करें? खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तुझे क्या बताऊं, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मैं काम पर नहीं जा सकती हूँ। ऊपर से दुर्गेश का भी कहीं काम नहीं लग रहा है। तभी अचानक से घर में दुर्गेश आता है और अपनी पत्नी कुसुम से कहता है, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, माँ के लिए खाना बनाओ और उन्हें ये दवाई खिला देना और मुझे भी खाना जल्दी से बना कर दे दो। अजी, घर में तो राशन का एक दाना तक नहीं है, आप खाना बनाने की बात कर रहे हो? भला मैं खाना कहाँ से बनाऊं? अभी एक काम कीजिए, मेरे पास ये सोने की झुमकी है, आप और भैया जाकर सुनार पर इन्हें बेच आओ और इनसे जो पैसे मिलते हैं उनसे राशन खरीद कर ले आना। नहीं बहन, पहले ही मैं तेरी पायलों को बेच चुका हूँ, मैं तेरे कानों की झुमकी नहीं बेच सकता। अपनी बेटी को अपने सोने के गहने इस तरह देते हुए देख निर्मला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए अपनी बेटी से कहती है, कितनी मुश्किलों से तूने पैसे जोड़े थे और इन पैसों को जोड़कर तूने झुमकी बनवाई थी और इस गरीबी के चलते अब तू इन सभी को बेच रही है। मुझे बहुत दुख हो रहा है बेटी, मुझे माफ कर देना, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। अरे माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? ये घर मेरा ही तो है। अब मैं अपने घर वालों के लिए कुछ नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी? आप जरा सोचो तो सही। लो भैया, इन्हें बेच दो। निशा के हाथों से दुर्गेश सोने के झुमके ले लेता है और उन्हें सुनार की दुकान पर बेच देता है, जिसके बाद दुर्गेश और कुसुम दोनों ही घर का राशन ले आते हैं और कुसुम सबके लिए खाना बनाती है। ऐसे ही उनकी गरीबी के दिन चल रहे थे, जिसके चलते एक दिन निर्मला रोते हुए अपने बेटे दुर्गेश से कहती है, अरे दुर्गेश बेटा, तेरी बहन बड़ी होती जा रही है, मुझे तो उसकी शादी की चिंता खाती जा रही है। बता जरा, हम उसकी शादी कैसे करेंगे? तुम चिंता मत करो, मैं मेहनत करूंगा और खूब कमा लूंगा, जिसके चलते मैं अपनी बहन की शादी जरूर करूंगा। ये सब कुसुम सुन लेती है, जिसके चलते वो अपने मन ही मन सोचती है, हाँ हाँ, आज तक मेरे लिए ना तो पायल बनवाई, ना ही सोने की झुमकी, और मेरे लिए तो कुछ किया ही नहीं। और अब ये मेरी कुंवारी ननद मेरे सर पर बैठी है। अब जो भी होगा तो इसी के लिए होगा, सारे पैसे तो इसी के ऊपर खर्च हो जाएंगे। आज मैं इनकी अच्छे से खैर खबर ले लूंगी। ऐसा सोचने के बाद कुसुम रात होने का इंतजार करने लगती है
जैसे ही रात होती है वो अपने कमरे में दुर्गेश से कहती है, हाँ हाँ, अब तुम अपनी बहन की शादी भी कर लो। अरे आज तक तुमने मेरे लिए किया ही क्या है? जब देखो अपनी बहन और अपनी माँ की दवाइयों में ही लगे रहते हो। मेरे लिए तुम कब करोगे? अरे भाग्यवान, आहिस्ता बोलो, ऐसे क्यों बोल रही हो? अगर मेरी माँ और मेरी बहन ने सुन लिया तो उन्हें इस बात का कितना बुरा लगेगा। क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? अरे जो सोचना है सोचने दो, मुझे किसी के सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात सुनो, अगर तुमने अपनी बहन की शादी में एक फूटी कौड़ी भी लगाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहने के बाद कुसुम आराम से सो जाती है, जिसके बाद बेचारा दुर्गेश बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो पूरी रात भर अपनी बहन और अपनी माँ के बारे में सोचता रह जाता है। एक तरफ उसकी बहन होती है तो दूसरी तरफ उसकी पत्नी, वहीं दूसरी तरफ ये सारी बातें निर्मला भी सुन लेती है, जिसके चलते उसे भी बहुत दुख होता है। हे भगवान, ये कैसी जिंदगी है मेरी। एक तरफ मेरी बहू तो दूसरी तरफ मेरी बेटी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी बेटी की शादी कभी नहीं हो पाएगी। मुझे कुछ तो करना ही होगा। अगले ही दिन से बेचारी निर्मला मजदूरी करने के लिए चली जाती है। एक तरफ उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब होती है तो दूसरी तरफ उसे अपनी बेटी की शादी करने के लिए पैसा भी जोड़ना होता है। अगर मैं नहीं काम आऊंगी तो मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? मुझे अपने शरीर पर कष्ट उठाकर अपनी बेटी के लिए पैसा जोड़ना ही होगा। वो दिन भर मेहनत करती है, जिसके चलते उसे शाम को 400 रुपए दिहाड़ी के मिल जाते हैं। वो उनमें से केवल 50 रुपए ही घर के खर्चे में इस्तेमाल करती है और बाकी के अपने पास जोड़ लेती है। धीरे धीरे ऐसे ही करते करते वो अपने पास कई सारे पैसे जोड़ लेती है। लेकिन इसी दौरान उसकी बहू कुसुम गर्भवती हो जाती है, जिसके चलते उसे घर में ढंग से खाने को भी नहीं मिल पाता। एक दिन वो बहुत ज्यादा गुस्से में अपने पति से कहती है, अरे जिसे देखो निशा की शादी के पीछे ही पड़ा है। मैं गर्भवती हूँ, मेरे पेट में इस घर की संतान है, कोई भी मेरे बारे में तो सोचता ही नहीं है। ऐसा कब तक चलता रहेगा? इस घर में मुझे ढंग से खाने को भी नहीं मिलता। कुसुम ऐसा अपने पति से चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी। दुर्गेश उसे चुप करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ और उसकी बहन ये सब सुन लेती है, जिसके चलते निशा अपनी माँ से कहती है, आप मुझे बाद में देख लेना, पहले भाभी के बारे में सोचना जरूरी है। वह गर्भवती है और सही बात है, उन्हें अच्छा खाने को मिलना तो चाहिए ही। लेकिन बेटी, अगर इस तरह रहा तो मैं तुम्हारी शादी कैसे करूंगी? जो पैसा मैंने जोड़ा है वह सारा पैसा मैं तुम्हारी शादी में ही लगाना चाहती हूँ। इस घर के वंश को चलाने वाली पीढ़ी को भाभी जन्म देने वाली है, इसलिए मेरे से पहले आपको मेरी भाभी के बारे में सोचना होगा। आप उन्हें अच्छा खाना खिलाओ और उनकी अच्छे से सेवा भी करो। निशा की बात सुनने के बाद निर्मला उसे मना नहीं कर पाती, जिसके बाद वो अपने कमाए हुए पैसों से घर का खर्चा सही से चलाना शुरू कर देती है और कुसुम को अच्छा अच्छा खाना भी खिलाती है। देखते ही देखते पूरे 9 महीने गुजर जाते हैं और वो दिन भी आ जाता है जिस दिन कुसुम अपने बच्चे को जन्म देने वाली होती है। मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है माँ जी। दुर्गेश जी, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो। अरे बहू, चिंता मत कर, सब कुछ ठीक होगा और तू मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने पोते को जन्म देगी। चल दुर्गेश, जल्दी से बहू को हॉस्पिटल ले चल। दुर्गेश और निर्मला दोनों ही कुसुम को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जिसके बाद डॉक्टर तुरंत ही कुसुम को ओपीडी में ले जाते हैं। ओपीडी में ले जाने के बाद जैसे ही 2 से 3 घंटे बीतते हैं, डॉक्टर निर्मला और दुर्गेश के पास आते हैं और उनसे कहते हुए, मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन आपका आने वाला बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये डिलीवरी सक्सेसफुल नहीं गई, बच्चा पेट में पहले ही मर चुका था। ये सुनते ही दुर्गेश और निर्मला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जब इस बात का कुसुम को पता चलता है तो वो फूट फूट कर रोने लगती है और अपने पति और अपनी सास से कहती है, ये सब मेरी ही करनी का फल मुझे मिल रहा है। मैंने हमेशा अपना ही स्वार्थ देखा, कभी भी अपनी सास और अपनी ननद के बारे में नहीं सोचा। मुझे मेरी गलती का एहसास है, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। नहीं बहू, तू ऐसा क्यों सोचती है? सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू फिर से गर्भवती होगी और एक प्यारे से बच्चे को जन्म देगी। अपने बच्चे को गंवाने के बाद कुसुम को अकल आ जाती है। उस दिन के बाद से वो अपनी ननद के साथ और अपनी सास के साथ अच्छे से व्यवहार रखती है। अब वो किसी भी चीज में अपनी टांग नहीं अड़ाती, जिसके चलते निर्मला और दुर्गेश दोनों मिलकर पैसे जोड़ते हैं और निशा की शादी करते हैं। निशा, एक भाभी होने के नाते मैंने कभी कोई फर्ज नहीं निभाया। मैं हमेशा तुमसे जला करती थी, लेकिन
आज मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। तुमने हमेशा एक बहन की तरह मेरे साथ अच्छा व्यवहार रखा और मैं ये कभी समझ ना पाई, लेकिन आज मैं समझ गई हूँ। मैं माफी के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे नहीं नहीं भाभी जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा से आपको वही सम्मान देती थी जो आज भी देती हूँ, और आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अपने बच्चे के लिए सोचना जरूरी था। इस बात का मुझे कभी कोई बुरा नहीं लगा, और चिंता मत करो, आने वाले समय पर आप एक बहुत अच्छे बच्चे को जन्म दोगी। कुसुम और निर्मला दोनों ही निशा को खुशी खुशी विदा कर देते हैं। देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं और दोनों नंद और भाभी गर्भवती हो जाती हैं। दोनों ही कुछ समय बाद स्वस्थ बच्चे को जन्म देती हैं। अब उनकी जिंदगी में सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाता है और निर्मला भी अपनी बहू और अपनी बेटी को देखकर खुश रहने लगती है।